हेलो दोस्तों, उम्मीद आप ठीक होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप मेहनत से पढ़ रहे होंगे। बेटा, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था बोहर का परमाणु मॉडल। उसे दो पार्ट में कवर करा। पहले पार्ट में हमने मॉडल्स के बारे में बताया, साथ में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, वेग और उसके त्रिज्या के बारे में भी हमने डिस्कस करा। दूसरे लेक्चर में हमने दूसरे पार्ट के अंदर हमने बात करी थी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में, मतलब हाइड्रोजन को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, कि किस तरीके से हाइड्रोजन रेखीय स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है, इसके बारे में भी डिस्कस करा और हमने लिमिटेशंस की भी बात करी। आज हम बात करने वाले हैं बेटा डी ब्रोगली का सिद्धांत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्रोगली के सिद्धांत को पढ़ने से पहले आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे बेटा द्रव्य की द्वैती प्रकृति। हाँ, आज हम यही बात करने वाले हैं, द्रव्य की द्वैती प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रोगली का सिद्धांत की बात करेंगे। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य गति ऊर्जा के पदों में इसकी भी बात करने वाले हैं और साथ में हम न्यूमेरिकल की भी बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा। द्रव्य की द्वैती प्रकृति, द्रव्य की द्वैती प्रकृति, ये जो हमारे डी ब्रोगली थे, इन्होंने सन 1924 में कहा जो प्रकाश है, प्रकाश जैसे द्वैती प्रकृति प्रदर्शित करता है, लाइट जैसे डुअल नेचर शो करता है, मतलब लाइट के अंदर कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। और इस बात को हमने बहुत अच्छे से सीखा है पिछले लेक्चरों से कि जो लाइट है उसके अंदर तरंग का गुण तो पाया जाता ही है, लेकिन कण का गुण भी पाया जाता है। और ये जो कण का गुण है, इसके बारे में जो एक्सप्लेन करा था वो आइंस्टीन ने करा था। कौन से प्रभाव देके? हाँ, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये सिद्ध करता है कि जो लाइट है वो कण की तरह बिहेव करती है। हालांकि हाइपोथेसिस तो स्टार्टिंग करी थी मैक्स प्लांक ने, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, जो कहा था कि लाइट छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ट्रेवल करता है, मतलब लाइट कंटिन्यूअस नहीं होती, वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलती है। तो यानी कि लाइट के एक पैकेट को इन्होंने क्वांटा कहा था और इस पैकेट को क्वांटा को उन्होंने फोटोन नाम रखा। फोटोन एक्चुअली में तो नाम आइंस्टीन ने रखा था बेटा। खैर, आप सब जानते हो, ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ा दी। अच्छा, तो इसी प्रकार जैसे लाइट डुअल नेचर रखता है, लाइट की दो प्रकृति होती है, कण की तरह भी और तरंग की तरह भी, ऐसे ही कोई भी मैटर हो, मैं हूं, आप हो, पेन है, कॉपी है, हाँ, सारी चीजें ये सब की सब बेटा क्या शो करती है? द्वैती प्रकृति प्रदर्शित करती है। मतलब कण तो है ही है, कण तो है ही है, साथ में तरंग की तरह भी बिहेव करती है। तो आप कहोगे सर मैं कैसे तरंग बन सकता हूं? तरंग मतलब तरंग जिसकी पोजीशन फिक्स ना हो। आप तो चेयर पे बैठे हो, आपकी पोजीशन तो फिक्स है। तरंग मतलब जिसकी पोजीशन फिक्स ना हो, फैला हुआ हो। मैं कैसे फैल सकता हूं? बड़ी बात थी। तो इन्होंने कहा भाई, हाँ, इन्होंने कहा कि तरंग बन सकता है कब? जब वो छोटा अणु हो और उसकी गति बहुत ज्यादा, वेग ज्यादा हो। अगर उसका वेग बढ़ा दिया जाए, द्रव्यमान को कम कर दिया जाए, वेग को बढ़ा दिया जाए, तो वो क्या बन सकता है? उसके अंदर तरंग का गुण आ सकता है। अभी मैं अगर बहुत तेजी से गति करूं तो मेरे अंदर भी तरंग का गुण है, लेकिन वो इतना कम है, इतना कम है कि हम उसकी वेवलेंथ को माप नहीं सकते, तरंग दैर्ध्य को माप नहीं सकते। इसलिए हम कहते हैं कि भाई नहीं, इसके अंदर तरंग का गुण नहीं है, इसके अंदर सिर्फ कण का गुण है। लेकिन अगर मुझे इतनी तेजी से वेग बढ़ा दिया जाए, बहुत वेग बढ़ा दिया जाए, प्रकाश के वेग के बराबर कर दिया जाए, तो फिर मेरे अंदर भी क्या गुण क्रिएट हो जाएगा? तरंग का गुण क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप देखते हो, मान लीजिए एक फायर करते हैं, गोली से फायर करते हैं, तो जब जूम करके दिखाते हैं फिल्मों के अंदर, तो गोली ऐसे जाती है इस तरीके से। क्योंकि गोली का वेग ज्यादा बढ़ गया, तो गोली के अंदर थोड़ा सा तरंग का नेचर आ गया, नहीं आ गया? गोली के अंदर थोड़ा सा क्या आ गया बेटा? तरंग का नेचर आ गया। हालांकि गोली एक कण है, आप देखोगे इतनी मोटी है, लेकिन जब हमने उसको 150 160 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से वेग दिया, तो उसके अंदर भी किसका गुण आ गया? तरंग का गुण आ गया। तो वेग को बढ़ा दो, द्रव्यमान को छोटा कर दो, तो उसके अंदर कैसा नेचर क्रिएट हो जाता है? हाँ, तरंग का नेचर क्रिएट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज है, उसका अगर द्रव्यमान कम है और वेग अगर ज्यादा है, मास कम है और वेग अगर ज्यादा है, तो उसके अंदर कैसा नेचर आ सकता है? हाँ, तरंग का गुण आ सकता है। और इसकी इन्होंने
डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन भी दी, उसकी भी बात करेंगे, उसकी उत्पत्ति की भी बात करेंगे। चलिए तो देखते हैं हमारे पास डी ब्रोगली क्या कहते हैं। प्रकाश की द्वैती प्रकृति को आधार मानते हुए सन 1924 में फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक लुइस डी ब्रोगली ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश के समान सभी अति सूक्ष्म कण, जितने भी अति सूक्ष्म कण हैं बेटा, हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु आदि गतिशील होने पर, गति होनी चाहिए भैया, गतिशील होने पर द्वैती प्रकृति दर्शाते हैं। अर्थात यह गतिशील होने पर कण तथा तरंग दोनों के गुण धर्म प्रदर्शित करते हैं। गतिशील होने पर इनके अंदर कण के गुण भी होंगे और तरंग के गुण भी होंगे। और इस बात को एक्सप्लेन करा, प्रूफ करा, ये तो हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, प्रूफ नहीं है। इस बात को प्रूफ करा डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट। डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट क्या है, मैं यहीं पे दिखा देता हूं, आपको पता होना चाहिए बेटा। उन्होंने क्या करा, एक बल्ब से किरणें ली, उसको वैद्युत क्षेत्र, किरणें ली, यहां से इलेक्ट्रॉन बीम निकाले, वैद्युत क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन बीम को पास करा, और इसको हमने किस पे डाला, इन्होंने निकोल क्रिस्टल पर, निकोल क्रिस्टल पर, यानी कि निकोल क्रिस्टल पर डाला। तो जब इन्होंने, हाँ, बल्ब से या किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन किरणों को निकाला, इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, इलेक्ट्रॉन की किरणें, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो किरणें थी, बहुत सारी, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो बहुत सारी किरणें हो जाएंगी इलेक्ट्रॉन्स की, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, और चूंकि ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब निकल रहे होंगे तो चारों तरफ को निकल रहे होंगे, तो इन्होंने क्या करा, समेटवा दिया वैद्युत क्षेत्र लगा के। क्या लगा के बेटा, वैद्युत क्षेत्र लगा के। तो अब ये इलेक्ट्रॉन बीम बिल्कुल ऐसे जाएगी, पास, बिल्कुल पास होके जाएगी। और जब ये पास होके जाएगी तो इसको कहां पर डाला बेटा, निकोल क्रिस्टल पर। और जब निकोल क्रिस्टल पर डाला तो इन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो चारों तरफ क्या होगा, फैल गया, इस तरीके से, जैसे तरंग फैल जाती है ना बेटा, इस तरीके से फैल, जैसे तरंग फैल जाती है इस तरीके से क्या हो गया बेटा, ये फैल गया। और ये फैलना, ये जो विवर्तन हो रहा है, ये घटना क्या कहलाती है बेटा, तरंग का गुण कहलाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर भी किस तरीके का नेचर आ गया, तरंग का नेचर आ गया। इसी एक्सपेरिमेंट को डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। हालांकि मैंने बस एक फॉर्मेलिटी बेसिस पे ही बताया है, पूरी तरीके से तो एक्सप्लेन किया नहीं, कि जब हमारे पास यहां से इलेक्ट्रॉन बीम निकले, इलेक्ट्रॉन की किरणें निकली, तो इसको हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ निकल रहे होंगे, तो इसको समेट दिया कैसे, वैद्युत क्षेत्र से। और समेटने के बाद जब हमने एक निकोल क्रिस्टल पर डाला तो निकोल क्रिस्टल से जैसे टकराए तो ये पूरी तरीके से क्या होगा, फैल गए। और इस घटना को विवर्तन कहते हैं। मतलब विवर्तन तो तरंग के अंदर पाया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर भी कैसा नेचर है, तरंग का नेचर। कण तो है, कण कैसे है भैया, कण कैसे, अरे भैया कण कैसे है, कण के तो इतने एक्सपेरिमेंट करे हमने। कैसे, कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी तो हमने क्या रखा था, इनके बीच में एक पहिया रखा था, याद होगा। और जब इलेक्ट्रॉन इससे टकराया तो ये पहिया क्या करने लगा था, रोटेट करने लगा था, घूमने लगा था। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं पहिया रख दो, लाइट है, फैन बंद कर दो, क्या वो घूम जाएगा, नहीं ना, तरंग के कारण तो घूम नहीं सकता। लेकिन जब इससे पहिए से कुछ चीज, हल्का पहिया है वो, जब कोई भी चीज से टकराएगी और वो अगर वो घूम रही है तो इसका मतलब उसने किसी एक पर्टिकुलर जगह पे टकराई, और जब वो एक पर्टिकुलर जगह पे टकराई तो तभी तो घुमा होगा ये। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी तो वहां पे बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब हल्के पहिए से टकराता है तो पहिया क्या होने लगता है, घूमने लगता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसी नेचर रखता है, कण की नेचर रखता है, इलेक्ट्रॉन कण की प्रकृति रखता है। ऐसे तो बहुत सारी बातें थी कि जब इलेक्ट्रॉन कण की तरह बिहेव करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह बिहेव कर रहा है। ये एक्सपेरिमेंट कौन सा था, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। इससे प्रूफ हुआ कि कोई भी चीज जो जिसके अंदर कण नेचर है वो तरंग प्रकृति प्रदर्शित कर सकती है। इस बात को प्रूफ करा डेविसन जर्मन। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी बात आपको, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से समझना बेटा।
अच्छा, डी ब्रोगली का सिद्धांत, डी ब्रोगली ने क्या कहा, डी ब्रोगली ने, यही तो डी ब्रोगली सिद्धांत है। डी ब्रोगली ने प्रस्तावित किया कि किसी पदार्थ के गतिमान कण के लिए तरंगदैर्ध्य जो लैम्डा है और संवेग के बीच निम्न संबंध होता है। जब कोई गतिमान कोई भी पदार्थ वो गति कर रहा हो, स्पीड से चल रहा हो, तो उसकी जो तरंगदैर्ध्य होगी, उसके अंदर जो तरंग का नेचर आएगा लैम्डा, और उसके अंदर जो कण का नेचर है संवेग, के बीच निम्न संबंध होता है। चलिए देखते हो संबंध भी बेटा। वो क्या संबंध है, तो इन्होंने कहा बेटा कि जो लैम्डा है वो बराबर होगा एच अपॉन पी के। लैम्डा बराबर होगा बेटा एच अपॉन पी के। जहां जहां ध्यान से समझना, जहां लैम्डा क्या है, लैम्डा है तरंगदैर्ध्य। अच्छा, और एच क्या है बेटा, एच हमारा है प्लांक स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक जिसकी वैल्यू होती है 6.625 गुना 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। 626 भी लिख सकते हो, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। 6.626 भी लिख सकते हो, 6.625 भी लिख सकते हो। पी क्या है बेटा, पी हमारा संवेग है। अब संवेग किसके अंदर होता है, जिनकी कण प्रकृति होती है भाई। तरंगदैर्ध्य किसके अंदर होता है, जिसकी तरंग प्रकृति होती है। तरंग की तो तरंगदैर्ध्य होती है भाई। तो मैं कह सकता हूं बेटा, मैं कह सकता हूं ये मेरे पास कण प्रकृति, सॉरी ये मेरे पास तरंग प्रकृति है, तरंग प्रकृति है। ओके, क्या है बेटा हमारे पास तरंग प्रकृति। मैं से लिख सकता हूं लैम्डा, एच हटा दो तो 1 अपॉन पी। एच हटा दो, एच स्थिरांक है ना, स्थिरांक हटाओ तो समानुपाती साइन आ जाएगा। तो लैम्डा समानुपाती होगा 1 अपॉन पी के। पी क्या है, संवेग। संवेग कैसी प्रकृति को शो कर रहा है, कण प्रकृति। जो तरंग प्रकृति है ना, वो बेटा व्युत्क्रमानुपाती होती है कण प्रकृति के। मतलब अगर तरंग प्रकृति ज्यादा हो गई तो उसके अंदर कण प्रकृति कम हो जाएगी, और अगर कण प्रकृति ज्यादा हुई तो उसके अंदर तरंग प्रकृति कम होगी। जैसे मेरे अंदर फिलहाल कैसी नेचर है, कण की नेचर। तो कण की नेचर अगर ज्यादा हुई तो फिर मेरे अंदर तरंग की नेचर कम है बेटा। इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो गति करता करता, गति जब कर रहा है तो उसके अंदर कैसी नेचर आ जाएगी, तरंग प्रकृति। अगर तरंग प्रकृति ज्यादा हो गई तो उसकी कण प्रकृति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब इस बेसिस पे आप बता सकते हो कि अगर किसी के अंदर कण प्रकृति ज्यादा है मतलब उसके अंदर तरंग प्रकृति कम है, और अगर बेटा तरंग प्रकृति ज्यादा है तो इसका मतलब उसके अंदर कण प्रकृति कम है। अच्छा, क्योंकि आप जानते हो जो संवेग होता है, संवेग होता है वो P बराबर होता है बेटा mv, द्रव्यमान गुना वेग के। संवेग होता क्या है कि जब मेरे पास कोई पार्टिकल है वो v वेग से गति कर रहा हो, उसका द्रव्यमान m है, v वेग से गति कर रहा है भैया ऐसे, तो इन दोनों का गुणनफल ही उसका क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। P बराबर द्रव्यमान गुना वेग mv। तो मैं यहां रख सकता हूं लैम्डा बराबर क्या रख सकता हूं, h अपॉन एम। ये दोनों बात आपको, लैम्डा बराबर h अपॉन एम। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की उत्पत्ति के बारे में। तो चलिए बेटा देखते हैं हमारे पास डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की उत्पत्ति। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की उत्पत्ति। ध्यान से देखना बेटा इसको अच्छे से। हमने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा था। प्लांक के अनुसार क्या पढ़ा हमने, जो एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, एच न्यू के बराबर होती है। प्लांक के अनुसार जो फोटोन की ऊर्जा है वो किसके बराबर थी, एच न्यू के बराबर थी। आइंस्टीन के अनुसार बेटा, आइंस्टीन के अनुसार आपने देखा जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, एम सी स्क्वायर के। ये बात तो सबको पता होगा। एम द्रव्यमान है और सी क्या है बेटा, प्रकाश का वेग है। अब ये अगर समीकरण 1 है और ये समीकरण अगर 2 है
तो प्लांक के अनुसार भी ये भी एक फोटोन की ऊर्जा। कण क्या, आइंस्टीन के अनुसार ये भी एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कह दो या किसी भी पार्टिकल की कह दो ऊर्जा। तो अगर ये दोनों ऊर्जा है तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूं बेटा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समझाने के लिए बेटा सारी चीज आप 1 और 2 से क्या होगा, जो एच न्यू है वो बराबर होगा mc स्क्वायर के। ये भी एनर्जी और ये भी एनर्जी, अगर ये आपस में बराबर हैं तो ये भी आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। तो एच न्यू बराबर होगा किसके, mc स्क्वायर। हमने देखा था बेटा कि जो न्यू बराबर होता है वो c अपॉन लैम्डा के होता है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। न्यू बराबर किसके होता है, c अपॉन लैम्डा के। तो मैं रख सकता हूं यहां पर एच सी अपॉन लैम्डा बराबर होगा mc स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ ये एक सी से एक सी खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर लैम्डा को मैं उधर ले गया तो लैम्डा बराबर mc को बटे में लाना पड़ेगा, तो h अपॉन mc हो जाएगा। भाई मैंने क्या करा, लैम्डा को उधर ले गया तो इधर लैम्डा आ गया, mc बचा नया, mc को बटे में लिया तो h अपॉन mc। तो लैम्डा बराबर किसके हो गया, h अपॉन mc के। इसे समीकरण हमने क्या कह दिया बेटा, 1 2 से कह दिया 3। हमने क्या कह दिया, 3। क्लियर है। अब मैं कह सकता हूं जहां h तो मेरा है प्लांक स्थिरांक, प्लांक नियतांक कह दो। अच्छा, लैम्डा हमारे पास तरंगदैर्ध्य, सारी बातें लिख लेते हैं। c हमारे पास क्या है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। और क्या रह गया हमारे पास बेटा, m हमारे पास क्या है, द्रव्यमान, जो भी है उस चीज का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, पदार्थ है तो पदार्थ का द्रव्यमान। क्लियर है बात बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अच्छा, उसे समीकरण हमने क्या कहा, 3 का। अब हम क्या करें, प्रकाश के वेग के स्थान पर, प्रकाश के वेग के स्थान पर कण का वेग v रखने पर, जब मैं v रखता हूं तो अब मेरे पास क्या आएगा बेटा, लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी। लैम्डा बराबर देख सकते हो बेटा आप, लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी। सी की जगह हमने क्या रख दिया, v रख दिया। इसे समीकरण हमने क्या कहा, 4। तो ये समीकरण 4 हमारी क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है या नहीं, जल्दी बताओ। डी ब्रोगली वेवलेंथ, अच्छा डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। अच्छा, क्योंकि मैं जानता हूं जो संवेग होता है, संवेग p बराबर होता है वो द्रव्यमान गुना वेग के होता है, अभी बताया था मैंने। तो इसलिए समीकरण 4 से बेटा, समीकरण 4 से मैं लिख सकता हूं लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी को p, लिख सकता हूं नहीं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या प्रूफ हो जाता है कि जो लैम्डा है ना वो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, लैम्डा बराबर क्या होगा, h अपॉन p होगा। इसका मतलब किसी पदार्थ जब वो गति कर रहा है तो उसके अंदर तरंग का गुण होगा, तरंग का गुण होगा या नहीं होगा, और उसके अंदर कण का गुण भी होगा। लेकिन दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। अगर तरंग का गुण ज्यादा है, लैम्डा ज्यादा है, तो संवेग कम होगा, मतलब कर्ण का गुण कम होगा। और अगर कर्ण का गुण ज्यादा है, संवेग ज्यादा है, तो फिर उसका लैम्डा कम होगा, मतलब तरंग का गुण कम होगा। क्लियर है बात, आपको समझ में आ गई होगी शायद। चलिए तो आगे चलते हैं बेटा, उत्पत्ति देख लेना। अब हम बात करें डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य गतिज ऊर्जा के पदों में। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य गतिज ऊर्जा के पदों में। क्वेश्चन भी आता है इस पे बेटा, आपसे गतिज ऊर्जा दे देगा, तरंगदैर्ध्य पूछ लेगा, तरंगदैर्ध्य दे देगा, गतिज ऊर्जा पूछ लेगा, तो क्वेश्चन भी आता है। तो चेक करो, चूंकि गतिज ऊर्जा
गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv² के होता है, आप जानते ही होंगे। जो गतिज ऊर्जा होती है कि वो हाफ mv²। आप क्या करो बेटा, m से गुना और m से भाग कर दो, m से गुना और m से भाग। जब मैं m से गुना करूंगा तो m²v² हो जाएगा और m से भाग कर दो अपॉन में m हो जाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा था p बराबर होता है mv। अगर मैं m²v² करूं तो दोनों का स्क्वायर करूं तो यानी कि p² के बराबर होगा। मतलब p² बराबर किसके होगा बेटा, m²v²। होगा या नहीं होगा? तो मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूं, k बराबर क्या लिख सकता हूं बेटा, हाफ p² अपॉन m, p² अपॉन m। जल्दी बताओ लिखा जा सकता है ना? इसे समीकरण कह दो एक। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, अब डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है वो आपने पढ़ाई है, लैम्डा बराबर h अपॉन पी। लैम्डा बराबर क्या पढ़ा बेटा आपने, h अपॉन पी। मुझे p की वैल्यू निकालनी है, यहां से p की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, एक काम करते हैं, p की वैल्यू निकालनी है ना बेटा, चलो देखो p की वैल्यू निकालनी है तो मुझे 2m को k के गुना में ले जाओ, तो p² बराबर 2km। 2m किसके गुना में चले जाए, k के, तो 2km p²। मुझे चाहिए p, तो p इधर क्या करो, जब स्क्वायर लोगे तो रूट ले लो दोनों ओर का। दोनों ओर का क्या ले लो बेटा, रूट। मैं लिख देता हूं, दोनों ओर का रूट लेने पर, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, और जब दोनों ओर का वर्गमूल लोगे बेटा आप, तो इसका वर्गमूल तो स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। भाई मान लीजिए किसी पे स्क्वायर है, उसका वर्गमूल लोगे तो स्क्वायर से वर्गमूल खत्म, तो यहाँ तो p बचेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्गमूल आ जाएगा, तो 2km। तो p बराबर होगा 2km। तो लैम्डा बराबर h अपॉन p होता है, और p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो लैम्डा बराबर क्या आएगा हमारे पास, h अपॉन अंडर रूट 2km। 2km चेक करो, लैम्डा बराबर h अपॉन 2km। ये हमारे पास जहां लैम्डा क्या है, जहां पता ही आपको लैम्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य है, और k क्या है बेटा हमारे पास, गतिज ऊर्जा है। m क्या है, m द्रव्यमान है। और बेटा k सॉरी h क्या है हमारे पास, प्लांक स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक वैल्यू तो पता ही होगी आपको, कितनी होती है, 6.62, 6 गुना 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। ये सब आपको पता है, जूल इंटू सेकेंड। तो आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। डी ब्रोगली वेवलेंथ का भी पता चल गया होगा आपको। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या बेटा, लैम्डा बराबर h अपॉन p, या फिर लैम्डा बराबर h अपॉन mv। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, गतिज ऊर्जा वाला, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2km। 2km। तो चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का क्या कहता है, क्वेश्चन एग्जाम्पल है ये बेटा एनसीईआरटी का 2.12। 2.12 क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये कहता है 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान, और कह रहा है भाई हमारे पास 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रहा है। इतने वेग से बेटा गति कर रहा है, तो गेंद की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, गेंद की क्या निकालनी है हमें, तरंगदैर्घ्य निकालनी, ये फाइंड आउट करना है तरंगदैर्घ्य क्या होगी। जो वैल्यू दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं, दिया है उसने हमारे पास मास दे रखा है द्रव्यमान 0.1 किलोग्राम।
साथ में उसने वेग दे रखा है बेटा भी 10 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर बात। और फाइंड आउट क्या करा रहा है वो, लैम्डा करा रहा है। तो लैम्डा यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्योंकि गेंद है। अब गेंद के अंदर तरंग का गुण आ रहा है, इसका मतलब गेंद गेंद तो एक पार्टिकल है। अब उसके अंदर तरंग का गुण आ रहा है तो किसके कारण आ रहा होगा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के कारण। डी ब्रोगली ने तो दिया ना, तो वही फॉर्मूला लगेगा। तो चूंकि हम जानते हैं बेटा लैम्डा बराबर होता है एच अपॉन एम वी। लैम्डा मुझे निकालना है, एच कितना होता है 6.626 गुना 10 की पावर माइनस 34। होता है नहीं होता है, जल्दी बताओ। जूल इंटू सेकेंड अपॉन एम कितना दिया है 0.1 किलोग्राम इंटू और 10 वी कितना दिया है वेग 10 मीटर प्रति सेकंड। यही है नहीं, जल्दी बताओ। सारी चीज आपके सामने। अब आपको बताया कि लैम्डा बराबर ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो पर जाएगी और इस जीरो से ये जीरो खत्म। खत्म है नहीं खत्म। तो फाइनल लैम्डा कितना आ जाएगा 6.626 गुना 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। लो भाई साहब लैम्डा ये निकल कर आ, समझ में आ गया न्यूमेरिकल ये बेटा। नेक्स्ट चले, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। कौन सा उदाहरण ये बेटा 2.13। अब ये क्या कहता है, ये कहता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m दे दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 25 किलोग्राम। अच्छा, यदि इसकी गतिज ऊर्जा, देखो गतिज ऊर्जा दे दी के, यदि इसकी गतिज ऊर्जा 3 गुना 10 की पावर माइनस के 25 जूल हो तो इसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। हो तो इसकी क्या ज्ञात करनी है बेटा, तरंग दैर्ध्य। अब देखो भाई साहब उसने कहा है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन जो है वो तरंग की तरह बिहेव करता है डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग। तो मैं कह सकता हूं बेटा दिया है, क्या दे रखा है बेटा, द्रव्यमान m दे रखा है 9.1 गुना 10 की पावर माइनस के 25 किलोग्राम दे रखा है ना, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया। गतिज ऊर्जा दे रखी है भाई 3 गुना 10 की पावर माइनस की 25, दोनों ही 25 में है। हाँ दोनों ही 25 में। जूल लैम्डा मुझे निकालना है। तो आप जानते तो हो क्या, अभी तो फॉर्मूले लिखवाया मैंने, देखो ये रहा तरंग दैर्ध्य और गतिज ऊर्जा के बीच संबंध। लैम्डा बराबर है एच अपॉन 2 के एम। एम भी दे रखा है, एच तो हमें पता ही होता है, के उसने दे रखा है, लैम्डा वो निकलवा रखा है। लैम्डा वो क्या कर रहा है बेटा, निकलवा रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चूंकि हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं हम बेटा, लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2 km होता है नहीं होता है। तो लैम्डा बराबर एच तो 6.626 गुना 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड अंडर रूट 2। के कितना दिया है बेटा, के दिया है 3 गुना 10 की पावर माइनस 25 गुना एम कितना दिया बेटा 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 25 ये दिया है। अब थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, हो सकता है कि आपसे थोड़ी सी दिक्कत आ जाए रूट निकालने में, तो मैं सिखा देता हूं, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। 25 और 25 कितना होगा 50। पहले तो हम ये देख लेते हैं, मैं इसको नीचे वाली टर्म्स को अलग उठा लेता हूँ। 2 की गुना 3 में करो 6, और 6 की गुना 9.1 में करो गुना 10 की पावर माइनस 50, तो चला गया भाई 25 और 25 50 हो गया। 3 दूनी 6, 6 की गुना इसे 9 मान लो, 9.1 को 9 मान लो बेटा, 9 छिंग 54, अंडर रूट 54 10 की पावर माइनस 50 में से लिख सकता हूं क्या 10 की पावर माइनस 25 का स्क्वायर, बताओ 50 को लिख सकता है नहीं, 25 की 2 में गुना करोगे 50 ही होगा ना। और अगर स्क्वायर लिख रहा हूं तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तो बस मुझे क्या मिलेगा बेटा 54, क्या मिलेगा बेटा 54 गुना 10 की पावर माइनस के 25, रूट खत्म हो गया। अब मैं 54 का रूट कैसे निकालूंगा, वैसे तो मुझे पता है कि किसी का स्क्वायर अगर है, जैसे
8 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, तो 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, यानी कि 7 और 8 के बीच में कहीं ना कहीं 7.5 समथिंग यही वैल्यू आ रही होगी। क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा टफ है तो इसलिए आप अप्रोक्स कैलकुलेशन ही करोगे, लगभग कैलकुलेशन ही करोगे। आ रही है कुछ बात समझ में? लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कैसे निकालते। एक तो मेरे पास जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको मान लेते हैं हम पी, और बेटा जिसका मुझे रूट पता हो एग्जैक्ट, चाहे इसके बाद की वाली संख्या हो चाहे इससे पहले वाली संख्या हो। मान लीजिए मैंने पहली वाली संख्या 49 ले ली, क्योंकि 7 सत्ते 49, आप 8 अट्ठे 64 भी ले सकते थे, उसको मान लो क्यों, और एक फॉर्मूला लगाओ अंडर रूट क्यू माइनस ध्यान से देखो बेटा, p माइनस क्यू अपॉन 2 रूट क्यू, सॉरी यहां प्लस आएगा, p माइनस क्यू अपॉन 2 रूट क्यू, ये फॉर्मूला है। अब q कितना है बेटा, q है 49 मतलब 7 सत्ते 49 प्लस p कितना है बेटा हमारे पास 54, माइनस q कितना है 49, 2 गुना 7, क्योंकि 7 सत्ते 49 होता है। अब आप चेक कर सकते हो 54 में से 49 गए 7 बचेगा, तो 7 2 गुना 7, 7 से 7 खत्म, तो 7 प्लस 1/2, 1/2 मतलब 7.5। तो मैंने कहा था 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 64 और 49 के बीच में, तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 7.5। तो यानी कि लैम्डा हमारे पास आ गया बेटा 6.626 गुना 10 की पावर माइनस 34 अपॉन में इसका रूट जो है ना वो निकाला मैंने अभी, तो कितना है 7.5 गुना 10 की पावर माइनस के 25, ये आ गया बेटा। अब 10 की पावर माइनस के 25 ऊपर ले जाओ तो आपको साफ साफ दिख जाएगा 10 की पावर माइनस के 9 बच जाएगा, ले जाओ ऊपर। अब तो तुम कर लोगे क्योंकि अब टफ जो था वो मैंने बता दिया आपको। 6.626 गुना 10 की पावर माइनस के 34 गुना 10 की पावर 25 अपॉन 7.5, 7.5 सही है नहीं है बेटा? तो कर सकते हो इसको कैलकुलेशन कर लेना, लगभग 896.5 नैनोमीटर आ जाएगा, 896.5 नैनोमीटर समथिंग ऐसा आ जाएगा। कर लेना इसको अच्छे से, क्लियर है बात बेटा? कर लोगे? हाँ कर लेना अच्छे से कैलकुलेशन, देख लेना आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, चलते हैं आगे। उदाहरण 2.4 सॉरी 2.14 क्या कहता है कि भाई लैम्डा जो है वो 3.6 एंगस्ट्रॉम वाले एक फोटोन के द्रव्यमान की गणना कीजिए। जो फोटोन है उसके द्रव्यमान की गणना करनी है, और गणना करने के लिए हमें फोटोन का वेग चाहिए, और फोटोन प्रकाश के वेग से चलता है। तो यानी कि मुझे बताया कि फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होगा, और प्रकाश का वेग कितना होता है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये होता है। तो अब मैं निकाल सकता हूं, यहां पर मुझे द्रव्यमान निकालना है, h हमें पता ही है 6.625 गुना 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। 6 रख दो या 6 2 5 रख दो, बात है। अच्छा तो चूंकि हम जानते हैं लैम्डा बराबर होता है बेटा h अपॉन एम वी, मुझे तो m निकालना है, तो m को मुझे तो m निकालना है, हाँ m को दर भेजो लैम्डा को बटे में, तो h अपॉन लैम्डा इंटू वी। वैल्यू पुट करो बेटा, h कितना है 6.625 गुना 10 की पावर माइनस 34 अपॉन m कितना है बेटा m हमारे पास 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड गुना v कितना है बेटा v हमारे पास दे रखा है, v मतलब c, v जो है वो प्रकाश के वेग से तो चल रहा है फोटोन, तो कितना रखा है बेटा 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। सॉरी लैम्डा तो हमारे पास है भाई साहब 3.6 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर, तो यहाँ लैम्डा होगा 3.6 गुना 10 की पावर माइनस 10। क्लियर है बात बेटा?
कैलकुलेशन कर लेना, इसका द्रव्यमान निकलकर आ जाएगा। मैं सही लिख रहा हूं ना? नहीं, यहां आएगा 10 की पावर -10। अब सही है बेटा। तो कैलकुलेशन करना, तो कैलकुलेशन तो आप ही करोगे ना, आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अगर वीडियो में आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।